महिला प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसकी वीडियो आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम पहले पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम के साथ समझेंगे। उसके बाद हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि जो पीरियड्स हैं उसके बारे में समझेंगे कि आखिर पीरियड्स आते क्यों हैं, इनकी टाइमिंग क्या होती है, सब हम पढ़ेंगे। और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्रजनन जरूरी क्यों है। तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना ही प्रजनन या जनन कहलाता है। तो जो भी जीव धरती पर आए हैं वो चाहते हैं कि उनकी प्रजाति धरती पर बनी रहे, यानी कि उनका अस्तित्व बना रहे। इसीलिए वो अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं, जिसे प्रजनन कहा जाता है। और अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होता है उसे प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो जो मानव है ये एक लिंगी प्राणी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं, और जिन जीवों से केवल अंडाणु ओवम की उत्पत्ति होती है उन्हें मादा कहा जाता है। और जो मानव है ये जरायुज होते हैं, यानी कि विविपेरस होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं विविपेरस और एक होते हैं ओविपेरस। तो विविपेरस को जरायुज कहा जाता है और ओविपेरस को अंडयुज कहा जाता है। तो विविपेरस जीव कौन से होते हैं? तो जो जंतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस कहा जाता है, और जो जंतु पहले अंडे देते हैं और बाद में इन अंडों से बच्चे निकलते हैं उन्हें ओविपेरस कहा जाता है। तो विविपेरस कौन से जंतु होते हैं? जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। और ओविपेरस कौन से जंतु होते हैं? जो पहले अंडे देते हैं और उन अंडों से फिर बाद में बच्चे निकलते हैं। तो ये पूछा भी जाता है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी कि कैसे पता चलेगा कि ओविपेरस अंडे देते हैं या विविपेरस। तो देखिए, जो ओविपेरस है ना, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है ओ, तो ओ की शेप किस तरह है? अंडे की तरह है ना, ओ की शेप। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ओविपेरस जंतु हैं ये अंडे देते हैं, क्योंकि जो ओविपेरस है इसका पहला अल्फ़ाबेट ओ है और जो ओ की शेप है ये अंडे की तरह है। तो जो ओविपेरस जंतु हैं ये अंडे देते हैं और बाद में इनके अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो आगे हम युग्मक, युग्मनज, निषेचन और जाइगोट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो मेल होता है, मेल के द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म की उत्पत्ति होती है, और फीमेल के द्वारा अंडाणु ओवम की उत्पत्ति होती है। तो जो ये स्पर्म और ओवम है इसे गैमेट यानी कि युग्मक कहा जाता है। तो मेल का युग्मक होता है स्पर्म और फीमेल का युग्मक होता है ओवम। और जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया कहा जाता है। तो जब मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक आपस में मिलता है तो उस क्रिया को निषेचन की क्रिया कहा जाता है, और निषेचन की क्रिया के बाद जो रिजल्ट आता है उसे जाइगोट, युग्मनज कहते हैं। और यही जाइगोट आगे चलकर महिला के गर्भ में डेवलप होता है और भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो डेवलप होकर फीटस बन जाता है, इसे भी भ्रूण ही कहते हैं। और फीटस आगे चलकर शिशु यानी कि बेबी बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए कि युग्मक किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, क्योंकि आगे जब इन शब्दों का जिक्र होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो युग्मक किसे कहते हैं? मेल का युग्मक है शुक्राणु और फीमेल का युग्मक है ओवम। तो जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसे जाइगोट, युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है और आगे चलकर शिशु बन जाता है। तो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं प्यूबर्टी यानी कि यौवन आरंभ। तो प्यूबर्टी क्या है? तो जब हम प्रजनन के काबिल हो जाते हैं ना,
तो उसे प्यूबर्टी एज कहा जाता है। तो प्यूबर्टी एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और वो प्रजनन के काबिल हो जाता है। तो मानव में यौवन आरंभ शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाता है। और यौवन आरंभ की शुरुआत हार्मोनों के बनने से होती है। तो फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है? तो 10 से 13 साल में। और मेल में प्यूबर्टी एज क्या होती है? 12 से 14 साल। तो फीमेल में जो प्यूबर्टी एज होती है ये मेल से पहले आती है। तो इसके बाद आगे अब हम जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं यानी कि मादा के जननांग हैं वो देख लेते हैं। तो इस डायग्राम की सहायता से हम महिला के जननांग यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझ लेते हैं। तो जो ये वाला पार्ट होता है इसे वजाइना योनि कहा जाता है। और आगे चलकर जो ये संकरा रास्ता है इसे सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर गर्भाशय होता है जिसे यूट्रस कहते हैं। और एक महिला में एक जोड़ी अंडाशय होता है यानी कि 2 अंडाशय होते हैं जिसे ओवरी कहा जाता है। और यहीं से अंडाणु निकलता है। जैसे एक मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जहाँ से शुक्राणु बनते हैं, वैसे ही एक महिला में एक जोड़ी अंडाशय होता है जहाँ से अंडाणु निकलता है। और जो ये अंडाणु होता है ये प्रत्येक महीने बनता है। और इस अंडाशय के ऊपर जो ये नलिका होती है इसे अंडवाहिनी कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और इसी फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होती है यानी कि मेल का शुक्राणु और महिला की ओवरी से जो अंडाणु निकलता है ये फैलोपियन ट्यूब में ही आकर मिलते हैं और यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है जिसके बाद जायगोट बनता है। तो इसी डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि एक महिला गर्भ कैसे धारण करती है यानी वो प्रेग्नेंट कैसे होती है। तो महिला के प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो स्पर्म जो कि मेल से मिलेगा और दूसरा ओवम अंडाणु जो कि महिला की ओवरी से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ओवम है, अंडाणु है, ये अंडाशय से बाहर आएगा और फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और इसी दौरान अगर स्पर्म महिला की योनि में प्रवेश कर जाता है तो वह सर्विक्स से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा कि जो स्पर्म है ये ओवम से मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक बार में करोड़ों शुक्राणु महिला की योनि में प्रवेश करते हैं जिसमें सभी शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए उपयोगी नहीं होते। केवल 10 से 12 शुक्राणु ही महिला की फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं और उसमें से भी केवल एक ही शुक्राणु है जो जीवन की इस रेस में जीतता है यानी कि एक ही शुक्राणु है जो सबसे पहले पहुंचता है और महिला के अंडे को फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनेगा। तो जो एम्ब्रियो है ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं बन सकता क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है ना ये काफ़ी पतली होती है। तो जब भ्रूण का विकास होगा तो ये तो फट जाएगी। इसीलिए क्या होगा कि जायगोट बनने के बाद ये गर्भाशय में चला जाता है और पूरे 9 महीने इसका विकास गर्भाशय में ही होता है। और 9 महीने के बाद जो शिशु है ये योनि से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने डायग्राम की सहायता से समझ लिया। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ओवरी यानी कि अंडाशय। तो फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है? तो फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है और ओवरी के अंदर ओवम का यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। और ओवरी के द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। हर एक महीने अंडाणु का निर्माण होता है प्यूबर्टी एज के बाद। और अंडाशय से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन का स्रावन होता है। कौन कौन से हार्मोन हैं? पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो महिला में यौन विशेषताओं का विकास करना, जैसे कि महिला के स्तनों का विकास करना, अंडाशय की वृद्धि करना, मासिक धर्म चक्र का नियमन करना, योनि का विकास करना, ये इसमें शामिल है। यानी कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है। और दूसरा हार्मोन है
प्रोजेस्टेरोन। इसका कार्य क्या है? तो ये हार्मोन स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। तो इन दोनों ही हार्मोनों का स्त्राव अंडाशय से होता है। उसके बाद है अंडवाहिनियाँ, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या भी 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती हैं, जो आप ये देख रहे हैं। तो इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रखता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है, और इस रचना को फिम्बरी कहा जाता है। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो ये एक ओर से तो अंडाशय में खुलती है, और जो इसका दूसरा सिरा है ना, ये एक झालर नुमा आकृति बनाता है, जिसे फिम्बरी कहा जाता है। तो इसका कार्य क्या है? तो अंडाणु जब अंडाशय से निकलता है तो फिम्बरी क्या करती है? उसे पकड़ लेती है और उसे फैलोपियन नलिका तक पहुंचाती है। तो फिम्बरी का कार्य क्या है? जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो फिम्बरी उसे पकड़कर फैलोपियन नलिका तक पहुंचाती है। फिर आगे फैलोपियन नलिका से जो अंडाणु है ये गर्भाशय में पहुंचता है। तो प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा जो स्पर्म है ये अंदर प्रवेश करता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है ना, यहीं पर जाकर ओवम से मिलता है। अर्थात स्तनधारी में स्पर्म और ओवम के जो मिलने की क्रिया होती है ये कहाँ पर संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। याद रखिएगा, जो अंडाणु है और स्पर्म है ये कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में आकर मिलते हैं। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आगे है गर्भाशय, यानी कि यूट्रस। तो ये एक खोखला और पेशीय जनन अंग है, यानी कि ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। तो निषेचन के उपरांत जो जायगोट का निर्माण होता है, यह जायगोट यूट्रस की दीवारों से जुड़ जाता है, यानी कि जो जायगोट होता है वो गर्भाशय में आ जाता है और यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। यूट्रस में ही बच्चों का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का जन्म होता है। तो उसके बाद आगे है योनि, वजाइना। तो योनि की दीवार पेशीय उत्तक की बनी होती है और योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है, यानी कि सर्विक्स से जुड़ा रहता है। और यह सेक्स के दौरान योनि में पेनिस को प्रवेश करने का रास्ता प्रदान करता है और बच्चे को जन्म देने के लिए बर्थ कैनाल का काम भी योनि ही करती है। और कुंवारी कन्याओं में जो वजाइना होती है उसके मुख पर पतली झिल्ली के समान एक पर्दा होता है, जिसे हाइमन कहते हैं। और ये हाइमन लैंगिक संपर्क यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने से, शारीरिक परिश्रम करने से और व्यायाम करने से जो ये झिल्ली है ये टूट सकती है। तो अक्सर जो मेल होते हैं उनमें ये मिसकंसेप्शन होती है कि ये हाइमन वाला पार्ट तभी टूटता है जब लड़की फिजिकल रिलेशन बना लेती है, पर ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये जो हाइमन वाला पार्ट है, अगर लड़की योगा करती है, अगर वो घुड़सवारी भी करती है या शारीरिक मेहनत करती है, तब भी ये जो हाइमन वाला पार्ट है ये टूट जाता है, क्योंकि ये पतली सी झिल्ली होती है। तो शारीरिक परिश्रम और व्यायाम करने से भी ये जो झिल्ली होती है वो टूट सकती है। तो महिला प्रजनन तंत्र के आंतरिक भाग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बाहरी भाग देख लेते हैं। तो इसे वजाइना कहते हैं, यानी कि योनि कहते हैं। और योनि के ऊपर जो ये वाला छिद्र है इसे यूरेथ्रल ओपनिंग कहा जाता है, मूत्राशय कहा जाता है। तो यहाँ से मूत्र यानी कि यूरिन निकलता है और मूत्राशय के ऊपर एक मटर के दाने के समान संरचना होती है, जिसे क्लिटोरियस कहा जाता है। और ये वाला पार्ट काफ़ी संवेदनशील होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसे क्लिटोरियस कहते हैं। और उसके बाद जो वजाइना के बाहर ये परत होती है मांस की, इसे लेबिया माइनोरा कहते हैं और इसके बाहर की परत को लेबिया मेजोरा कहते हैं। और नीचे जो ये छिद्र है इसे एनस गूदा द्वार कहा जाता है, जहाँ से मल बाहर आता है। तो आगे अब हम प्रजनन के चरण देख लेते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के स्टेजेस देख लेते हैं। तो प्रजनन के 6 चरण होते हैं। पहला चरण है युग्मक जनन। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। तो पहला चरण है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा चरण है वीर्यरोपण, इंसेमिनेशन। तीसरा चरण है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। चौथा चरण है युग्मनज निर्माण, यानी कि जायगोट फॉर्मेशन।
5वां चरण है आरोपण इम्प्लांटेशन और छठा चरण है गर्भकाल यानी कि गेस्टेशन। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो पहला चरण क्या है? युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन क्या है? तो इसमें युग्मक कोशिका का निर्माण होना। तो प्रजनन का पहला चरण है युग्मक कोशिका का निर्माण होना। पहले युग्मक कोशिका का निर्माण होगा तभी तो आगे चलकर प्रजनन होगा। तो मेल का युग्मक है स्पर्म और फीमेल का युग्मक है ओवम। तो पहले मेल में शुक्राणु का निर्माण होगा और फीमेल में अंडाणु का निर्माण होगा। उसके बाद दूसरा चरण है वीर्यरोपण इंसेमिनेशन। तो इस चरण में क्या होगा? तो शुक्राणुओं का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचना इंसेमिनेशन कहलाता है। तो जो वीर्य है इसका नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? वीर्यरोपण कहलाता है। तीसरा चरण है निषेचन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का ओवम है ये आपस में मिल जाएंगे और क्रिया करेंगे जिसे निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ पर होगी? तो फैलोपियन ट्यूब में ये क्रिया होगी। उसके बाद चौथा चरण है युग्मनज निर्माण यानी कि जायगोट फॉर्मेशन। तो जायगोट फॉर्मेशन में क्या होगा? निषेचन के बाद मैंने आपको बताया था जब मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया के बाद क्या रिजल्ट निकलता है? जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो निषेचन की इस क्रिया के बाद क्या रिजल्ट निकलता है? जायगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। उसके बाद पांचवा चरण है इम्प्लांटेशन आरोपण। तो जो ये जायगोट बना है अब ये कहाँ पर जाएगा? गर्भाशय में जाएगा। तो आरोपण प्रजनन का वह चरण है जिसमें जो भ्रूण है ये गर्भाशय की दीवार में अंतःस्थापित हो जाता है यानी कि गर्भाशय में चला जाता है और यहीं पर अब इसका विकास होगा। तो प्रजनन का छठा चरण है गर्भकाल गेस्टेशन। तो मादा का गर्भ धारण से लेकर शिशु को जन्म देने की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भकाल कहा जाता है। और ये गर्भकाल कितने महीने का होता है? तो 9 महीने का होता है। तो ये 6 चरण थे प्रजनन के। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं प्लेसेंटा के बारे में जिसे हिंदी में अपरा कहा जाता है। तो प्लेसेंटा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में विकसित होता है। तो इसके द्वारा ही गर्भाशय में स्थित जो भ्रूण है इसके शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं जिससे गर्भाशय में भ्रूण की वृद्धि होती है। तो प्लेसेंटा क्या है? तो ये एक प्रकार की नाल है जो माँ के शरीर से ऑक्सीजन और पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाता है ताकि भ्रूण की वृद्धि हो सके, उसका विकास हो सके। तो आगे अब हम डायग्राम की सहायता से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं जिसे आमतौर पर हम पीरियड्स कह देते हैं। तो एक्चुअली में प्रति महीने जो लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनकी वजाइना से जो ब्लीडिंग होती है उसे ही हम पीरियड्स बोलते हैं। तो ये ब्लीडिंग होती क्यों है? तो ये वाला जो पार्ट है इसे गर्भाशय यानी यूटेरस कहते हैं। तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा है उसका विकास कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है। तो प्रति महीने जो ये गर्भाशय है इसकी जो इनर वॉल होती है यानी आंतरिक दीवारें होती हैं जिसे एंडोमेट्रियम कह देते हैं, ये क्या होती हैं? मोटी होने लगती हैं ताकि वो क्या कर सके? बच्चे को अपने अंदर रख सके। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो अंदर जो गर्भाशय में ये मोटी परत बनी है ये क्या होती है? ये टूटना शुरू कर देती है और महिला की योनि से बाहर निकल जाती है जिससे क्या होता है? महिला की वजाइना से ब्लीडिंग होने लगती है। इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। तो जो ओवरी होती है यानी अंडाशय होता है इससे प्रति महीने एक अंडाणु बनता है, एक ओवम बनता है। और ये अंडाणु अगर इस महीने इस ओवरी से बन रहा है तो अगले महीने ये दूसरी ओवरी से बनेगा यानी ये अल्टरनेट होता है। तो मान लीजिए इस महीने इस ओवरी से ओवम बना तो ओवम बनने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा और इस दौरान अगर इसे फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मिल जाता है तो क्या होगा? एक स्पर्म इस ओवम के साथ निषेचन की क्रिया करेगा जिससे क्या होगा? जायगोट बन जाएगा और इसी दौरान जो गर्भाशय है इसकी अंदरूनी परतें मोटी होने लगेंगी
ताकि वो बच्चे को अपने अंदर अच्छे से रख सके। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये जायगोट है ये गर्भाशय में आ जाएगा और 9 महीने तक गर्भाशय में ही रहेगा और इस दौरान महिला को पीरियड्स नहीं आएंगे। तो जब महिला गर्भवती होती है उस समय उसे पीरियड्स नहीं आते। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में आएगा और उसे वहाँ पर कोई स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जो ये अंडाणु है ये भी टूटना शुरू कर देगा। इसकी जो टाइमिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि ये जो अंडा है ये टूटने लगेगा और जब जायगोट नहीं बनेगा यानी अंडाणु को स्पर्म नहीं मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो गर्भाशय के अंदरूनी परत थी यह भी टूटने लगेगी और महिला को ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसी को पीरियड्स कहते हैं। तो 2 पीरियड्स के बीच में 28 दिन का समय होता है। तो 2 पीरियड्स के बीच का समय मासिक धर्म चक्र कहलाता है और इसके सामान्य भाग के रूप में महीने में एक बार महिला की योनि से रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। तो प्रत्येक महिला के प्रजनन काल में 12 से 13 वर्ष की आयु से लेकर जब से उसकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है से लेकर 45 से 50 साल तक, 45 से 50 साल के बाद क्या होता है, महिला में अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी एज से लेकर 50 साल तक और बीच में गर्भावस्था को छोड़ दिया जाए यानी जब वो प्रेग्नेंट होती है उसे छोड़ दिया जाए तो 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से ब्लड का स्त्राव होता है। यह हर एक महीने होता है 28 दिनों की अवधि पर और जो ये ब्लीडिंग है ये 4 से 5 दिन तक चलती है। तो औसतन महीने में कितने दिन ब्लीडिंग होती है, तो 4 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग होती है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं और 28 दिन की अवधि पर दोबारा ब्लीडिंग होती है। इसी को मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। तो जो मासिक चक्र होता है इसके 4 स्टेज होती हैं। पहला फेस है मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो ब्लीडिंग पीरियड है। दूसरा फेस है फॉलिकुलर फेस। तीसरा है ओवुलेशन और चौथा फेस है सिक्रेटरी फेस। तो मासिक चक्र की शुरुआत ब्लीडिंग पीरियड से होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ये 1 से लेकर 5 दिन तक होती है। इस डायग्राम में ये 6 दिन तक दिया हुआ है पर नॉर्मली ये 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। कईयों को 7 दिन तक भी होती है पर औसतन कितने दिन तक होती है, 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद 6 से लेकर 14 दिन तक जो दूसरा पीरियड होता है इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा फेज है ओवुलेशन, अंडोत्सर्जन, इसमें क्या होगा, महिला के अंडाशय से अंडा निकलेगा, अंडाणु निकलेगा और ये सबसे सही समय होता है गर्भ धारण करने के लिए। तो जो 14वां दिन होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है महिला की प्रेगनेंसी की। अगर इस समय जो स्पर्म है वो अंडाणु से आकर मिल जाएगा तो सबसे ज़्यादा संभावना होती है प्रेगनेंसी की। उसके बाद जो चौथा फेस होता है सेक्रेटरी फेस, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो अंडाणु है अगर उसे स्पर्म नहीं मिला तो वो टूटना शुरू हो जाएगा और टूटने के बाद वो क्या होगा, फिर से आगे मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ जाएगा, वो योनि से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा मासिक धर्मचक्र चलता रहता है। और इसके साथ ये भी याद रखेगा कि जब पीरियड्स आते हैं ना, तो पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते पहले जो टाइम होता है उसे सेफ टाइम कहा जाता है। सेफ टाइम क्यों कहा जाता है, जैसे पीरियड्स आए तो पीरियड्स आने के 1 हफ्ते बाद का जो टाइम होता है इसमें अभी जो अंडाणु है ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं आता। अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में कब आता है, हमने देखा ना 14वें दिन आता है। तो जब तक जो अंडाणु है फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये सेफ टाइम होता है। इस दौरान अगर महिला फिजिकल रिलेशन बनाती है तो 99% चांसेस होते हैं कि वो गर्भवती नहीं होगी। तो पीरियड आने के 1 हफ्ते बाद सेफ टाइम होता है और पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले का जो टाइम होता है वो भी सेफ टाइम होता है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं ना वो टूट चुके होते हैं, बस वो बाहर निकलने वाले होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग की क्रिया शुरू होने वाली होती है। तो पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले का टाइम और पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद का टाइम सेफ टाइम कहा जाता है। 99% चांसेस होते हैं कि महिला इस दौरान प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन 1% हम नहीं कह सकते। तो जो भी मैंने आपको बताया उसे पढ़ लेते हैं। तो 1 से लेकर 5 दिन ये कौन सा फेज़ है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ है।
तो इसके यानी कि रक्तस्राव के पहले दिन को मासिक धर्म चक्र का पहला दिन माना जाता है और इसकी अवधि 6 से 8 दिनों तक भी रह सकती है। लेकिन औसतन ये कितने दिनों तक होती है? औसतन ये अवधि 5 दिनों की रहती है। और रक्तस्राव यानी कि जो ब्लीडिंग होती है ये आमतौर पर पहले 2 दिनों में सबसे ज़्यादा होती है। औसतन ये 5 दिनों तक होती है, लेकिन पहले 2 दिनों तक ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। उसके बाद 6 से 14 दिन यानी कि दूसरा फेज, तो छठे दिन लगभग रक्तस्राव बंद हो जाता है, यानी कि जो ब्लीडिंग है ये बंद हो जाती है। और गर्भाशय की अस्तर, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, गर्भावस्था की संभावना के लिए तैयार होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जो गर्भाशय का अस्तर है ये मोटा हो जाता है और रक्त और पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है। तो 6 से 14 दिनों में क्या होता है, जो अंडाशय होता है ना, वो अंडाणु बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और 14वें दिन क्या होता है कि जो अंडाणु है वो अंडाशय से बाहर निकल आता है और कहाँ पर आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो 14वें दिन के आसपास महिला के अंडाशय से एक अंडा निकलता है जो फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक अपनी यात्रा शुरू करता है। यदि इस समय शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो निषेचन की क्रिया हो जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये अंडाणु आगे बढ़ता है, गर्भाशय में जाता है और धीरे धीरे टूटकर योनि से बाहर निकल जाता है। तो 15 से 28 दिन के बीच में क्या होता है, तो 14 से लेकर 18 दिन तक अंडे के फर्टिलाइज्ड होने की संभावना रहती है। 14वें दिन क्या होता है, जो अंडाणु होता है ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो इस समय तो सबसे अधिक संभावना होती है। लेकिन 14 से लेकर 18 दिन तक अंडे के फर्टिलाइज होने की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, ये आरोपण नहीं होता, तो हार्मोनल परिवर्तन गर्भाशय को उसके अस्तर को, जो अंदर मोटी परत बनी है, उसको बहाने के लिए संकेत दे देते हैं और अंडा टूट जाता है और अस्तर के साथ जो अंदर मोटी परत बनी थी उसके साथ बाहर बह जाता है और ब्लीडिंग होती है और दोबारा